नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, क्या कोई केंद्रीय संस्था निष्पक्ष रह पाएगी? दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के अर्बन नक्सल को कौन सुधारेगा? तीसरा, शिवसेना क्या नॉन ठाकरे की हो जाएगी? इस पर चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम मेंबरशिप के तौर पे हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त, एक बार भी हमारी मदद, आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहली बात, क्या कोई केंद्रीय संस्था निष्पक्ष रह पाएगी? अभी कल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास गई और उसने एक कंप्लेन हुई थी उनके अगेंस्ट एनसीपीसीआर के द्वारा इलेक्शन कमीशन को। एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसने एक कंप्लेन की थी इलेक्शन कमीशन में कि ये चाइल्ड जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको पॉलिटिकल उसके लिए यूज कर रहे हैं, और ये 13 सितंबर को ये कंप्लेन उन्होंने की थी, और इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर इस पर एक्शन लिया जाए। अच्छा, पहले तो समझ लीजिए कि एनसीपीसीआर क्या है। ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक्ट बना था 2005 में, उसी के अंतर्गत ये संस्था बनी, और इसके जो करंट चेयरपर्सन हैं वो प्रियंक कानूनगो जी हैं, जो विदिशा से आते हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, ये उनकी कुल क्वालिफिकेशन है। और ये एनसीपीसीआर के मेंबर 2015 में हो गए थे, फिर 2018 में ये उसके चेयरपर्सन बने, और 3 साल बाद, उसका 3-3 साल का टर्म रहता है, फिर 3 साल बाद ये फिर से पुनः 3 साल और बना दिए गए हैं। अब आप इनके अगर फेसबुक पेज, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रेफरेंस समझना जरूरी है, आप इनके फेसबुक पेज पे चले जाइए, उनकी फोटो अभी लगाए हैं 4-6-10 दिन पहले, आरएसएस की शाखा में, आरएसएस की वर्दी पहन के यहाँ बड़े प्रफुल्लित होकर अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं वहां, और ये अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पे लिखे हैं पॉलिटिशियन। ये लिखे हैं कि ये मतलब पॉलिटिशियन है, खुद ही लिखे हैं। और इसको देखकर आपको इनकी प्रतिबद्धता कहाँ और किसके साथ है, और वो आपको बहुत साफ जाहिर हो जाएगा। ये लगातार कहीं ना कहीं टारगेट करते रहते हैं। पिछले साल भी इन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया था, और फिर फेसबुक और ट्विटर और इन सब पे लिखा था। ये कुल जमा मतलब मूल असली काम यही है इनका। ये यात्रा 7 सितंबर को शुरू होती है। 13 सितंबर को एनसीपीसीआर जो है, ये हमारे कानूनगो जी जो हैं, ये एक चिट्ठी लिख देते हैं कि इनको एक कंप्लेन मिली है, जिसके अनुसार बच्चों को पॉलिटिकल कामों के लिए यूज किया जा रहा है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ कार्रवाई करें। अब देखिए, पहला तो यह है कि आप एनसीपीसीआर के आप चेयरमैन हैं, तो आपको पहले तो नोटिस भेजनी चाहिए थी कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जिसको भी आप चूंकि नामजद उसमें कर रहे हैं, वो आप नाम से राहुल गांधी के कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। जब उनका जवाब आपको नहीं करता तब आगे की कार्रवाई करते, लेकिन किसी ने कहा होगा, जो भी इनके सलाहकार लोग हैं उन्होंने कहा होगा इलेक्शन कमीशन को भेजो। अब इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्योंकि जहां राहुल गांधी की अभी तक जहां की यात्रा हुई है, और इस समय जहां वो चल रहे हैं भारत यात्रा, वहां तो कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा है, वहां कोई इलेक्शन भी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मतलब इसी का रोल कहां से आ जाता है, ये जरा बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन है। इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन होता है जब इलेक्शन है या इलेक्शन कराना, ये थोड़ी है कि वहां जहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा आप वहां चले जाइए। इलेक्शन कमीशन के से कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला, उन्होंने मिलने के बाद कांग्रेस ने बयान दिया। अब उस बयान को आज प्रियंक कानूनगो जी भी काउंटर कर रहे हैं, वो आ गए हैं ट्विटर पे, और जो बातें वो बता रहे हैं और जिस तरह का वो लेटर लिख रहे हैं, वो बेहतरीन बात है कि हमारे देश का साइंस ग्रेजुएट इतनी बढ़िया लीगल भाषा, एक्ट, क्लॉज, ये सब, मतलब वकील शर्मा जाए, मतलब वकील अच्छे खासे, मेरा लड़का वकील है, वो इतनी बेहतरीन चीज नहीं लिख पाएगा जितना अच्छा प्रियंक। हो सकता है कि विदिशा में साइंस ग्रेजुएट्स को ये सब एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता हो। क्योंकि एक चीज और जान लीजिए, एनसीपीसीआर के पास्ट चेयरमैन कौन हुए? 2005 में बनी जब संस्था, तो सबसे पहली शांता सिन्हा जी थी, वो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थी, मैग्सेसे अवार्ड विनर थी। ये मैं क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूँ। फिर स्तुति नारायण कक्कड़ जी हुई, आईएएस थी, और इनका भी। फिर कुशल सिंह हुई, और ये भी आईएएस थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जनरली ऐसा मानना जाता है कि एनसीपीसीआर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड ये है, उसमें महिलाओं की संवेदना ज़्यादा होती है, महिलाएं बच्चों को ज़्यादा समझती हैं, महिलाओं की साइकोलॉजी टुवर्ड्स चाइल्ड ज़्यादा होती है, तो वही ठीक रहेंगे। लेकिन यहाँ तो एक हमारे आरएसएस के
प्रमुख स्वयंसेवक जी को वो कर दिया गया है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या इस तरह की सारी संस्थाओं को आप ऐसे लोगों से जो जो कायदे से हुआ नॉट क्वालिफाइड, जो नहीं ये काम समझते हैं, जानते हैं, उन जगह पे लाके आप कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा। और एक चीज मैं और कहूंगा, इनके आप ट्वीट खुद ही देख लीजिए और इनके फेसबुक पेज देख लीजिए। इन्होंने पिछले 4, 5, 6, 8 साल से या 7 साल से है एनसीपीसीआर, इन्होंने कितना एनसीपीसीआर के बारे में कुछ वो लिखा और कितना मोदी जी यहां जा रहे हैं, अमित शाह साहब यहां जा रहे हैं, उसको कितना लाइक और वो सब किए, फुल टाइम उसी में लगे रहते हैं। अब एक चीज मैं और कह दूं, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ईडी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक के जो उनके स्टेट अध्यक्ष हैं डी शिव कुमार, उनको कह रहे नहीं आप आइए, आपसे बात करनी है। वो कहे कि भाई यात्रा 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। नहीं आपसे अभी बात करनी है। इन्होंने मतलब जब भी कोई ऐसा काम होता है तो तुरंत ईडी को याद हो जाती है कि वहां का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको किसी तरह से बाहर निकालो और उससे बात करने लगो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जितना ये सब हरकतें कर रही हो, प्रियंका कानूनगो साहब लिखते जरूर हो, वो पॉलिटिशियन है, लेकिन जो पॉलिटिक्स उनको आती है उससे देश नहीं समझेगा, उससे महंगाई कम नहीं होगी, उससे बेरोजगारी नहीं जाएगी। आप उनकी साइट देख ली एनसीपीसीआर में 14 लोगों की वैकेंसी है, 14 या 13 लोगों, 7 लोगों का खाली है, पहले वहीं भर दीजिए। अरे वो टाइपिस्ट की वहां के उसको तो भरिए कम से कम। अपने यहां तो आप बेरोजगारी जो आपके यहां सैंक्शन वो स्ट्रेंथ है उसको पूरा कर दीजिए। तो ये तो हो गई एनसीपीसीआर की बात। अब दूसरी बात, पीएम मोदी जी के जो अर्बन नक्सल को कौन सुधारेगा, क्योंकि मोदी जी कहीं पे भी जाके किसी को भी कुछ कह सकते हैं। मोदी जी ने अभी गुजरात गए और उन्होंने अर्बन नक्सल और क्या क्या करके उन्होंने बात कही, और उन्होंने ये बात जब कही तो उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को खास करके चिताया कि भाई आप खबरदार रहिए, ये अर्बन नक्सल निकल चुके हैं और आपको आके बरगलाएंगे और आपको कैसे क्या क्या उन्होंने कहा। मूल रूप से जैसा लग रहा है, ऐसा कहा गया, पेपरों का ऐसा कहना है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो नई जा रही उसको टारगेट कर रहे थे और पुराना नर्मदा आंदोलन के समय जो उसके लीडर थे उनको टारगेट कर रहे थे। थोड़ा ये समझ लीजिए कि एकदम से मोदी जी का एक शेड्यूल ट्राइब के प्रति, ये जो जनजातियां, इनके प्रति प्रेम कहां से आया है, इनका प्रेम भी समझ लीजिए। और एक चीज और समझ लीजिए कि गुजरात में जब राष्ट्रपति जी गई हमारी, जिसको बार बार बीजेपी ने कहा था कि देश की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति, पहली महिला ट्राइबल राष्ट्रपति, फिर उन्होंने वो नमक वाला बयान दे दिया, तो ये ट्राइबल एकदम से क्यों हो गया है वो जरा समझ लीजिए। गुजरात की कुल पॉपुलेशन 6 करोड़ है, 6 करोड़ 4 लाख करीब, ये 2011 के आंकड़े हैं। उसमें से शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 15% है। इसलिए बता रहा हूं, इंडिया की टोटल पूरे हिंदुस्तान में जो शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है वो 8.6% है पूरे हिंदुस्तान में। अब भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको हटा दीजिए, अरुणाचल, त्रिपुरा, ये सब, वहां पे शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अगर आप हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग भारत है, इंडिया है, उसमें गुजरात में 5वें नंबर पे आता है जहां पे शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 31%, झारखंड 26%, उड़ीसा 23%, मध्य प्रदेश 21% और गुजरात 5वें नंबर पर आता है करीब 15%। अब इसका गणित समझिए। गणित यह है कि जो 8-9 जिले हैं, सौराष्ट्र के कुछ जिले हैं, उसके अलावा 8 जिले और हैं, तो सौराष्ट्र के जिलों को छोड़ दे रहे हैं। सौराष्ट्र में ऑलरेडी करीब 11 जिले आते हैं, तो किस किस जगह नहीं, मैं केवल उन 8 अदर देन सौराष्ट्र 8 जिले जिनमें शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो थोड़ा वोट की दृष्टि से असर रखते हैं, उन जिलों में, उन 8 जिलों में टोटल 48 एमएलए की सीट्स हैं। इन 8 जिलों में बीजेपी उसमें से 37 सीट्स पिछली बार जीती थी। अब उन 8 जिलों में बीजेपी 6 जिलों में जीती थी, नंबर 1 पार्टी रही थी। एक जगह इंडिपेंडेंट थे। मतलब मैं ये बातें आपसे इसलिए ये कर रहा हूं कि ये भी थोड़ा आपके लिए समझना जरूरी है कि ये कहां कौन कैसे किसके साथ जा रहा है। वहां पे एक भारतीय ट्राइबल पार्टी भी काम करती है, छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा, ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है जो बीटीपी चलाती है। वो अभी इलेक्शन से पहले उसने एआईएमआईएम के साथ टाइप किया था, फिर उनसे उनका टाइप ब्रेक हो गया, फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ टाइप किए थे, फिर अभी सितंबर में उनसे भी ब्रेक हो गया। राजस्थान में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो कांग्रेस के साथ उसने पिछले इलेक्शन की बात गई थी, 2020 में वो कांग्रेस के साथ से हट गई है। अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि बीटीपी जो है
उसकी नेचुरल अलाई कांग्रेस हो सकती है गुजरात में। अब इसको घूम फिर करके मोदी जी को यही ठीक वो करना है, क्योंकि 48 में से 37 सीट्स हैं। बीजेपी ने कुल 11 सीट पे नंबर 1 पार्टी रही थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गुजरात में 33 में से केवल 11 सीट में बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी। उन 11 में से 6 जिले ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल्स का एक से है। अब इसलिए मोदी जी को एकदम से प्रेम ट्राइबल उसमें आ गया और अच्छा, अब वो घुमा फिरा के अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अर्बन नक्सल है, मैं मान लेता हूं मोदी जी की बात, भारत के नागरिक समाज में जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसमें इनको लाने की जिम्मेदारी, सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अगर आप केंद्र सरकार का है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी। उसके मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। अब अच्छा, दूसरा, पिछले 32 वर्ष से करीब, क्योंकि मैं 90 को इसलिए जोड़ता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ही के थे, बीजेपी के थे, केशुभाई पटेल। पिछले 32 वर्ष से आपका राज है गुजरात में। उस 32 वर्ष में करीब 5 और 7 12 वर्ष 13 वर्ष से आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं गुजरात में। मतलब सेंटर में भी बीजेपी, यहां पे भी बीजेपी। कौन जिम्मेदार होगा इन? मतलब अगर ये अर्बन नक्सल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा? और थोड़ा इस इतने डबल इंजन सरकार में पिछले 32 साल में, पिछले 8 साल में, कहीं से कैसे भी ले लीजिए, आपने गुजरात के ट्राइबल्स के लिए क्या किया, इसको जरा आंकड़े में बताइए। उनकी आय पहले क्या थी, अब क्या हुई? उनकी शिक्षा का पहले क्या थी, अब क्या हुई? उनका जो हेल्थ है, इश्यूज हैं, वो पहले क्या थे, अब क्या हुए? थोड़ा इस पे बताना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा स्टूडेंट यूनियन की जो भाषा होती है ना, उससे आगे निकलना होगा। आप कुछ भी कहिए, ये अर्बन नक्सल और फलाना और ये सब जो आप कहते हैं, वो जरा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बात में आप क्या कह रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोर क्या हो जाता है आपका कि आप कैसे कह रहे हैं, सब लोग इसी में ताली बजाने लगते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसका कोई याद भी नहीं रखेगा। और ये फिर से मैं कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, कि भारत जोड़ो यात्रा का जो भूत है वो साफ दिखाई दे रहा है। कि क्योंकि अब आप जब गुजरात भी जा रहे हैं तो वहाँ भाषण में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त होने की भूल मत करना, वो समाप्त नहीं हुई है, इत्यादि इत्यादि। तो भारत जोड़ो यात्रा का भूत तो सिर पे चढ़ गया है, जो विक्रम और वेताल नहीं होता था कि वेताल फिर आके सिर पे चढ़ गया है। और एक छोटी सी बात, अगर एनसीपीसीआर इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात है, तो अपने वृद्ध माता पिता की भी सेवा कैसे की जाती है, उसको लाइन में लगाना है कि नहीं लगाना है, ये भी सोचने वाली बात होगी। अब हम लोग तीसरी बात कर लें, शिवसेना क्या नॉन ठाकरे की हो जाएगी? ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं क्योंकि शिवसेना, एक उद्धव ठाकरे जी हैं, दूसरी एक शिंदे जी कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना है। शिवसेना का नाम और सिंबल, ये दोनों पे अभी निर्णय पे रोक लगा दी गई है कि दोनों फैक्शन इसको नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को अंधेरी में एक बाई इलेक्शन है। ये बाई इलेक्शन शिवसेना के एक विधायक की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से अंधेरी ईस्ट में हो रहा है, शायद वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। तो तब तक के लिए इस पे शिवसेना के नाम और सिंबल पे अब ये हुआ है कि टेम्पररी रूप से आपको एक नाम दे दिया जा रहा है और एक सिंबल दे दिया जाएगा ये। और मैं आपको बता दूं, जैसे 1968 में शिवसेना बनी थी, 1968 में शिवसेना जब आई तो सबसे पहले उसको रेल इंजन मिला था, फिर वो कई खजूर का पेड़ से लड़ने लगी, तलवार और ढाल भी उसका कभी सिंबल रहा। और आज की एक स्टोरी भी है कि जो छगन भुजबल साहब हैं, उन्होंने मशाल सिंबल से 1985 में जो पहला एक एमएलए हुए थे शिवसेना के, तो उन्होंने, उनका चुनाव चिन्ह मशाल था। उन्होंने कहा भी कि मैंने मशाल उस समय इसलिए लिया था, उसको ड्रॉ करना ज़्यादा आसान होता था। लेकिन 1989 में जब शिवसेना के 4 शायद एमपी जीत के आए, उस समय 1989 में इनको तीर कमान मिल गया और फिर वो अभी लगातार वही तीर कमान चल रहा था। अब शिंदे जी का फैक्शन अलग हो गया है और वो अपना एक कह रहे हैं कि मैं असली, वो इस पे रोक लग गई है, आपको मैंने बता ही दिया गया। ये जो अंधेरी का इलेक्शन है, ये 3 नवंबर को तो वोट है, लेकिन 14 अक्टूबर तक नॉमिनेशन है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पक्षों से कहा कि आप लोग चॉइस दीजिए, आप 3 नाम, अपना नाम क्या रखेंगे और 3 अपने चुनाव चिन्ह की चॉइस दीजिए। तो नाम तो दोनों का फाइनल हो गया। दोनों लोगों ने, दोनों फैक्शंस ने अपनी फर्स्ट चॉइस शिवसेना बाला साहब ठाकरे दिया था, तो दोनों ने दिया था, तो इसलिए किसी को नहीं मिला। सेकंड चॉइस दोनों की थी, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नाम हो गया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, और शिंदे जी की जो शिवसेना उसका नाम हो गया बाला साहबांची शिवसेना। ये वो हो गया। अब सिंबल की बात कर लें। सिंबल जो उद्धव ठाकरे जी ने मांगा था, उसमें से जो त्रिशूल मांगा था, उसका
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये रिलीजियस है, इसमें कहीं ना कहीं रिलीजियस उसकी कॉनोटेशन है, तो इसलिए वो नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने उगता सूरज मांगा था जो डीएमके का ऑलरेडी है, तो इसलिए उसको नहीं दिया गया। तीसरा, उन्होंने मशाल मांगा था, लेकिन मशाल एक समय समता पार्टी का सिंबल था। जब बात हुई थी तो उस समय सेशन क्या है, मैं भी उस सिंबल के लिए कई बार हम लोग गए थे। राजीव धवन साहब हमारे वकील हुआ करते थे, गोपाल राय साहब दूसरे वकील थे, ये सब लोग हम लोग वहाँ कई बार गए थे। उसमें वो सिंबल 2004 में समता पार्टी को जब डी रिकॉग्नाइज किया तो वो फ्रीज जैसा हो गया था, उसको इलेक्शन कमीशन ने फिर फ्री सिंबल किया और वो अलॉट कर दिया है उद्धव ठाकरे जी को। शिंदे साहब ने भी वो त्रिशूल और उगता सूरज तो वो हो ही गया था, उन्होंने तीसरा मांगा था गदा, तो गदा को भी उन्होंने माना है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस, भाई बलराम जी की गदा, हमारे सारे जो पुराने हैं उसमें बहुत गदा का बहुत यूज होता था। मूल बात अभी भी यही है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है दोनों लोगों के उससे कि शिवसेना में तो बाला साहब ठाकरे की ही रहेगी। अब असली जो ये है कि शिवसेना में जब बाला साहब जिंदा थे उसी समय क्लियर हो गया था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मुकाबले उस समय ऐसा कहा जाता था कि राज ठाकरे साहब ज़्यादा पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव थे, वो थे, लेकिन बाला साहब ने जो अपनी सियासत थी उसका उत्तराधिकारी उन्होंने उद्धव ठाकरे को बनाया था और महाराष्ट्र की जनता ने माना भी था। अब इलेक्शन में, अभी तो खैर बाई इलेक्शन है, लेकिन जब भी जो भी इलेक्शन होता है इसके बाद, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो चाहे लोकसभा हो, डिसाइड तभी हो पाएगा कि महाराष्ट्र की जनता क्या ठाकरे परिवार के ही किसी को शिवसेना का असली उत्तराधिकारी मानती है, या शिंदे जी जो ठाकरे परिवार से नहीं आते हैं और जिन्होंने रिबेल किया है उनके अगेंस्ट, उनको असली शिवसेना मानती है। थैंक यू सो मच।